नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी पर। आज की जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे यूनिट 4 हिस्ट्री का। यूनिट 4 थर्ड सेमेस्टर हिस्ट्री यूनिट 4। चैप्टर का नाम है औरंगजेब की दक्षिण नीति। यानी मैंने आपको पहले ही बताया था कि औरंगजेब की जो दक्षिण नीति है वो एक सेपरेट आपका यूनिट होने वाला है। इस यूनिट में हम बाकायदा पूरा प्रॉपर पढ़ेंगे औरंगजेब की दक्षिण नीति के बारे में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, टेलीग्राम पे हमारा चैनल है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया गया है। वहाँ से जाके आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको लिंक वगैरह अगर काम नहीं करती है, कभी कभार नेटवर्क की वजह से हो जाता है कि लिंक काम नहीं करती, तो आप टेलीग्राम पे डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं फ्री स्टडी DM23। फ्री स्टडी DM23 आप सर्च करेंगे तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे भूमिका। अभी तक मुगल में जितने भी शासक हुए सभी ने दक्षिण को जीतने का प्रयास किया। आप सभी को पता है, चाहे वो बाबर हो, हुमायूं हो, औरंगजेब है या शाहजहाँ है, अकबर है, कोई भी शासक हो, सभी ने दक्षिण को जीतने का प्रयास किया। परंतु इन सभी शासकों में से ना बाबर को और हुमायूं को ज़्यादा समय नहीं मिला। शाहजहाँ ने अहमदनगर को मुगल क्षेत्र में मिला लिया। किसने? शाहजहाँ ने। परंतु बीजापुर और गोलकुंडा को मुगलों की अधीनता स्वीकार करवा दी। उनको मुगल क्षेत्र में विलय नहीं करवा पाया, साथ ही वहाँ पर उनके वंश को भी ख़त्म नहीं करवा पाया। देखिए, दो बातें होती हैं। फर्स्ट जो है आपका वो होता है विलय। विलय का मतलब क्या होता है? विलय मतलब होता है कि प्रॉपर वो एकदम जो है मुगल क्षेत्र में आ गया, मुगल क्षेत्र के अंडर में है। लेकिन दूसरा होता है अधीनता। अधीनता और विलय में ना बहुत डिफरेंस है। अगर हम बोले विलय तो मतलब वो एक टाइप से मुगल क्षेत्र का ही हिस्सा हो गया। लेकिन अगर हम बोले अधीनता, तो अधीनता का मतलब है कि वो मुगल क्षेत्र में नहीं आता, लेकिन वो मुगलों को मानता है। यानी राज्य शासन वगैरह जो है वो वहाँ पे वही उसी का राजा कर रहा है, उसी क्षेत्र का राजा कर रहा है, लेकिन किसके कहने पे कर रहा है? मुगलों के कहने पर। तो अधीनता में और जो ये है विलय में डिफरेंस है। ठीक है। तो जो शाहजहाँ थे ना, शाहजहाँ ने सिर्फ अहमदनगर को अपने मुगल साम्राज्य में मिलाया था, यानी विलय करा था। लेकिन जो बीजापुर और गोलकुंडा जो बच गए थे उनसे अधीनता स्वीकार करवाई थी। अधीनता मतलब वही कि हाँ, मैं आपके अंडर में हूँ, मैं आपके अंडर में रह के मतलब ये सब करूँगा। और जहाँ पे अधीनता स्वीकार करते हैं ना, वहाँ पे कोई ना कोई संधि अवश्य होती है। ठीक। आपने पहले भी पढ़ा था कि जो शाहजहाँ है उन्होंने गोलकुंडा और बीजापुर के संग संधि की थी और अहमदनगर को तो अपने में मिला ही लिया था। यानी अहमदनगर एक टाइप से मुगल का ही पार्ट बन गया था। अब देखिए, आज की जो वीडियो है ना, बेसिकली हम जो इस यूनिट में दो चीज़ें पढ़ेंगे, फर्स्ट बीजापुर, सेकंड गोलकुंडा। लेकिन आज की वीडियो में पार्ट 1 में हम सिर्फ बीजापुर को डिस्कस करेंगे, बीजापुर के इतिहास को। वो भी प्रॉपर इतिहास नहीं, सिर्फ औरंगजेब के समय में जो बीजापुर का इतिहास था उसके बारे में यहाँ पे हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, शाहजहाँ की मृत्यु के बाद मुगलों के बीच उत्तराधिकारी बनने के लिए युद्ध होने लग गए थे। इस युद्ध में औरंगजेब भी शामिल था, क्योंकि औरंगजेब को भी वो उत्तराधिकारी बनना था। तो इसी का फ़ायदा उठाया किसने? बीजापुर ने। बीजापुर और गोलकुंडा ने दोनों को ना अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया, यानी अधीनता से हटा दिया। और साथ ही संधि जो है ना, संधि का उल्लंघन करा। मतलब कुछ संधि जो है उनका उल्लंघन करा। कौन सी संधि का उल्लंघन करा था? संधि ये हुई थी कि मराठों की सहायता आप लोग नहीं करोगे, ना ही बीजापुर ना ही गोलकुंडा। लेकिन संधि का उल्लंघन किया बीजापुर और गोलकुंडा ने मराठों की सहायता करके। तो औरंगजेब का जब राज्य अभिषेक हो जाता है, तो इससे पहले की कुछ बातें हम पढ़ लेते हैं यहाँ पे। जब औरंगजेब का राज्य अभिषेक हुआ ना, तो राज्य अभिषेक से पहले
कुछ घटनाएं पढ़ेंगे, जैसे कि 1636 में शाहजहाँ द्वारा अहमदनगर के कुछ राज्य बीजापुर को दे दिए गए थे। यानी अहमदनगर के जो कुछ राज्य थे वो बीजापुर को दिए गए, जैसे सोलापुर, बीदर, कल्याणी और पेंदा। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, 1657 में संघर्ष होता है, तब इन क्षेत्रों को मुगल बीजापुर से वापस लेता है। ये जो क्षेत्र थे ना आपके, सोलापुर, बीदर और कल्याणी और पेंदा, ये अहमदनगर के क्षेत्र थे और शाहजहाँ इसको बीजापुर को दे देता है। लेकिन 1657 में कुछ ऐसा होता है, कुछ संघर्ष ऐसे होते कि जो मुगल जो थे वो बीजापुर से ये सारे क्षेत्र वापस छीन लेता है। और औरंगजेब के राज्य अभिषेक के कुछ समय पहले बीजापुर यह क्षेत्र वापस ले लेता है। देखिए, ये तो हमने यहाँ तक पढ़ा कि 1657 तक ये चीज़ हुई। लेकिन जब राज्य अभिषेक हो रहा था औरंगजेब का, होने से जब वहाँ पे जब युद्ध वगैरह हो रहे थे, तब बीजापुर क्या करता है, बीजापुर वापस इससे ये सारे क्षेत्र वापस ले लेता है। किससे? मुगलों से। क्लियर हुआ? पहले क्या हुआ, एक बार फिर समझो। 1636 में जो शाहजहाँ होते हैं वो कुछ क्षेत्र जो होते हैं सोलापुर, बीदर, कल्याणी, पेंदा, ये जो क्षेत्र थे ये अहमदनगर के थे, दे दिए बीजापुर को। फिर बीजापुर से वापस लिए ये, और फिर मुगलों ने अपने पास रख लिए। लेकिन जब उत्तराधिकारी की लड़ाई वगैरह वहाँ पे युद्ध हुआ, तो बीजापुर ने फ़ायदा उठाकर इन क्षेत्रों को, सोलापुर को, बीदर को और कल्याणी और पेंदा को फिर अपने में मिला लिया। तो ये चीज़ हुआ था। उसके बाद है, राज्य अभिषेक के बाद औरंगजेब इन क्षेत्रों को वापस मांगता है। मतलब बीजापुर से कहता है कि जो आपने ये लिए हैं क्षेत्र उसको वापस कर दो। परंतु कुछ क्षेत्र जैसे बीदर और कल्याणी को मुगल द्वारा जीत लिया जाता है। बीदर और कल्याणी दो क्षेत्र ऐसे होते हैं जिसे औरंगजेब खुद ही जीत लेता है। साथ ही पेंदा जो होता है, पेंदा को रिश्वत देकर मुगल अपने साम्राज्य में मिला लेता है। अब बचा क्या? बचा सोलापुर। तो औरंगजेब सोलापुर को वापस मांगता है, परंतु वहाँ का शासक जो होता है अली आदिल शाह द्वितीय होता है। कहाँ का होता है ये? सोलापुर का भी होता है, साथ ही बीजापुर का भी होता है, क्योंकि बीजापुर के अंदर ही सोलापुर आता था। तो जो आदिल शाह होते हैं ना, वो साफ मना कर देते हैं, बोलते हैं कि मैं ये क्षेत्र नहीं दूंगा। तो औरंगजेब को ये बात अच्छी नहीं लगती। तो औरंगजेब क्या करते हैं, 1665 में राजा जयसिंह को भेजते हैं। अब राजा जयसिंह की ना इस टाइम पे उम्र बहुत ज़्यादा हो गई थी, 60 वर्ष की हो गई थी। तो उनको भेजते हैं। लेकिन राजा जयसिंह जो होते हैं ना, वो बोलते हैं कि मैं एक साथ दो युद्ध नहीं लड़ूंगा। दो युद्ध कौन कौन से? पहला आदिल शाह के साथ, दूसरा मराठों के साथ। वो बोलते हैं कि मेरी उम्र हो गई, मैं इतने युद्ध मतलब दोनों युद्ध एक साथ नहीं लड़ सकता, क्योंकि मेरी उम्र जो है अब 60 साल की हो गई। लेकिन औरंगजेब जो होते हैं ना, वो इस मत से सहमत नहीं होते और राजा जयसिंह को युद्ध के लिए भेजते हैं, मतलब उनको आना ही पड़ता है। फिर 1665 में क्या होता है, मराठे जो होते हैं ना वो जयसिंह से संधि कर लेते हैं। किससे? जयसिंह से। तो यहाँ पे सिर्फ आदिल शाह बचा, मराठे हट गए। अब मराठे और जयसिंह जो है वो एक तरफ आ जाते हैं और आदिल शाह उनके सामने होता है। फिर क्या होता है, इन लोग के बीच में युद्ध होता है। तो इस युद्ध में ना जयसिंह को छोटी मोटी सफलता मिलती है, लेकिन एक बड़ी सफलता नहीं मिलती, छोटी मोटी सफलता मिलती है। और मैंने आपको पहले ही बताया है, वहाँ पर युद्ध ऐसे नहीं कि एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, नहीं। वहाँ पर 6-6 महीने, 1-1 साल तक युद्ध होता रहता था लगातार, कंटिन्यू वहाँ पर जो है संघर्ष चलता रहता था। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद बहुत सारे अभियान होते हैं, परंतु मुगलों को जो है पूरी तरीके से सफलता नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि आदिल शाह जो है ना वो सूझबूझ से काम लेता है। इसी बीच मुगलों को बहुत हानि होती है। अब जाहिर सी बात है हानि तो होगी, क्योंकि मुगल जो है एक बहुत बड़ी सेना में दक्षिण की तरफ आया, उनका खाना खर्चा वेतन, तो जो मुगल द्वारा है ना बहुत सारे अभियान लड़े जाते हैं, मैंने अभी बताया आपको। और उससे क्या है, आर्थिक स्थिति जो होती है मुगलों की कमज़ोर हो जाती है। जैसे ही ये सब गोलकुंडा को पता चलता है, गोलकुंडा गोलकुंडा के बारे में ना मैं आपको प्रॉपर नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इनका जो है रोल आता है तो आप समझ लो।
जैसे ही ये बात जो है ना गोलकुंडा को पता लगती है कि बहुत सारे इनके बीच में युद्ध हो रहे हैं, लेकिन जो ये है ना वो जीत नहीं पा रहे, मुगल जो है एक भी युद्ध जीत नहीं पा रहे। तो गोलकुंडा इसका फ़ायदा उठाकर क्या करते हैं, बीजापुर के साथ ना दोस्ती कर लेते हैं। मतलब उनको ऐसा लगता है गोलकुंडा को कि आज ये मेरे साथ हो रहा है, आज ये बीजापुर के साथ हो रहा है, कल को ये मेरे साथ भी होगा। अब मैं अगर आज बीजापुर का साथ नहीं दूंगा तो कल को बीजापुर भी मेरा साथ नहीं देगा। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए, या एक ये बोले कि फ़ायदा उठाकर गोलकुंडा जो है वो बीजापुर से फ्रेंडशिप यानी दोस्ती कर लेता है। अब जब ये बात औरंगजेब को पता चलती है ना, तो वो बहुत क्रोधित होता है और जयसिंह को बहुत भला बुरा कहता है और बोलता है कि तुमसे नहीं हो पाएगा, आप तुम एक काम करो, दिल्ली वापस आ जाओ, मतलब तुमसे नहीं हो पाएगा ये सब। अब जाहिर सी बात है नहीं हो पाएगा, क्योंकि इनकी उम्र भी हो गई ना, 60 साल उम्र है, वो बहुत उम्र होती है 60 साल, तो उनसे नहीं हो पा रहा था। उसके बाद क्या होता है, औरंगजेब जयसिंह को वापस बुलाता है। 1666 में जयसिंह की मृत्यु रास्ते में ही हो जाती है। जब औरंगजेब को वो बुलाता है ना, तब रास्ते में ही जो है इसकी जयसिंह की मृत्यु हो जाती है। फिर इसके बाद क्या होता है, जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो यहाँ पे इनकी जो कहानी है, जयसिंह का जो रोल है वो ख़त्म हो जाता है। फिर 1668 में ठीक 2 साल बाद जो है, मुग़ल क्या करता है, यानी औरंगजेब सोलापुर को ना रिश्वत देता है। यानी सोलापुर जो है ज़िला होता होगा उस टाइम पर, या कोई छोटा साम्राज्य होता होगा, तो सोलापुर को रिश्वत देता है और वो मुग़ल क्षेत्र में मिला लेता है। किसको? सोलापुर को। अब ये यहाँ पे मैंने इसलिए मेंशन कर दिया कि सोलापुर जो है बीजापुर का एक छोटा सा भाग होता है। अब 1666 से 1676 तक, यानी कम से कम 10 वर्ष, मान लो 9 वर्ष या 11 वर्ष तक कोई युद्ध नहीं होता, परंतु बीजापुर में बहुत सी घटनाएं इसी बीच घटित होती हैं। जैसे 1672 में आदिल शाह की मृत्यु हो जाती है और इनका जो बेटा होता है ना सिकंदर आदिल शाह, इनके बेटे का नाम होता है सिकंदर आदिल शाह। आदिल शाह वंश के होते हैं, इसलिए इनके पीछे आदिल शाह लिखा होता है। तो जो सिकंदर आदिल शाह होता है वो बीजापुर का सुल्तान बनता है। लेकिन इस टाइम पर ना सिकंदर आदिल शाह की जो उम्र होती है सिर्फ 4 वर्ष यानी 4 साल की होती है। अब आप ही देखो 4 साल में कोई व्यक्ति या कोई बच्चा क्या शासन करेगा। तो इस समय क्या होता है, जब ये 4 साल की होती है इनकी उम्र, तो इस समय बीजापुर जो है ना 2 गुटों में बढ़ जाता है, अफ़गान और अभिसीनिया में। क्योंकि बीजापुर के अंदर जितने भी लोग रहते थे वो 2 पार्ट में डिवाइड थे, या तो अफ़गान के या अभिसीनिया के, ये 2 ही पार्ट में डिवाइड थे। तो बीजापुर जो है वो 2 भागों में बढ़ जाता है, अफ़गान में और अभिसीनिया में। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, बीजापुर में ना आंतरिक कलेश होना स्टार्ट हो जाते हैं अफ़गान और अबिसिनिया के बीच में, और इसी का फ़ायदा मुग़ल उठा लेते हैं। मुग़लों को यह बात पता लगती है तो मुग़ल इसका फ़ायदा उठाते हैं। फिर 1676 में बहादुर शाह को भेजा जाता है बीजापुर के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए। तो इस संघर्ष में बहादुर शाह की हार होती है। क्यों? क्योंकि बीजापुर के संग जो हैं, जो मराठे होते हैं, मराठे मिल जाते हैं और इनको पता लग जाता है कि ये जो है जो अभिसीनिया के हैं, अफ़गान के लोग हैं, इनको पता लगता है कि जो मुग़ल हैं वो फ़ायदा उठा रहे हैं, तो ये सारे मिल जाते हैं। ठीक। फिर ये जो है 1679 में दिलेर को और शाह आलम को कहाँ भेजते हैं, दोबारा से बीजापुर और मराठे के खिलाफ युद्ध करने के लिए भेजते हैं। अब यहाँ पे भी 2 लोग हैं, दिलेर और शाह आलम, यहाँ भी 2 लोग हैं, बीजापुर का पूरा बीजापुर सैनिक शक्ति और साथ ही मराठे। इस संघर्ष में मुग़लों की हार होती है। फिर 1681 में अकबर द्वारा विद्रोह मुग़लों के खिलाफ मराठे सहायता करते हैं। मैं बताती हूँ इस लाइन का मतलब। जब यहाँ पर इनकी लड़ाई होती है ना, तो औरंगजेब शाह आलम को भी वापस बुलाते हैं, बोलते तुम आओ, तुमसे भी नहीं हो पाएगा, मैं खुद जाऊँगा लड़ाई करने के लिए। तो 1681 में जो है अकबर के द्वारा जो है ना विद्रोह किया जाता है। 1681 में अकबर कौन है? ये अकबर वो नहीं है, अकबर जो है अकबर औरंगजेब का बेटा होता है। मैंने आपको बताया था पहले ही, जब हम लोग मेवाड़ और मारवाड़ के बारे में जहाँ हमने पढ़ा था, वहाँ मैंने आपको बताया था कि औरंगजेब के एक बेटे का नाम अकबर होता है।
तो 1681 में ना अकबर की सहायता करता है। कौन करता है? मराठे सहायता करते हैं। और जो ये लड़ाई लड़ते हैं वो मुगलों के खिलाफ, यानी अकबर अपने पिता के खिलाफ ये संघर्ष लड़ता है। अब यहाँ पर दो लोग हो गए साथ में, अकबर और मराठे, और ये किसके खिलाफ हो रही है? औरंगजेब के खिलाफ। फिर क्या होते हैं? मराठे जो है मराठों की जो सहायता करते हैं। कौन कौन? गोलकुंडा और बीजापुर मराठों की। जाहिर सी बात अकबर है साथ में, मराठे हो गए। मराठे दो भाग में हो गए, मतलब दो लोग इनकी मदद कर रहे हैं, गोलकुंडा और बीजापुर। तो बीजापुर, गोलकुंडा, मराठे, अकबर, ये सब एक तरफ और औरंगजेब एक तरफ। परंतु जो गोलकुंडा और बीजापुर जो ये करते हैं ना हेल्प इनकी, तो ये छुप छुप कर करते हैं। जब ये खबर औरंगजेब तक पहुंचती है या औरंगजेब को पता लगती है, तब औरंगजेब इसका फ़ायदा उठाता है और वो इस इस ग्रुप को तोड़ने की कोशिश करता है। और निरंतर कंटिन्यू ये जो युद्ध है वो चलता रहता है। फिर 1685 में क्या होता है? 1685 में शहजादा आजम को भेजा जाता है बीजापुर के लिए। शेरशाह 3 महीने तक बीजापुर को घेर कर बैठता है। सॉरी, शेरशाह नहीं आएगा, शहजादा आएगा। यही शहजादा आजम जो है वो 3 महीने तक बीजापुर को घेर कर बैठता है। उसके ठीक 15 दिन बाद ना औरंगजेब स्वयं आता है, अपने बेटे शहजादा आजम की सहायता करता है। अब आप समझ गए, शहजादा आजम के नेतृत्व में 1685 में युद्ध होता है। और सहायता कौन करता है? उनके पिता जो होते हैं औरंगजेब, वो खुद ही उनकी सहायता करने के लिए आते हैं। औरंगजेब बीजापुर की सारी सुविधाओं को रोक देता है। अब ये बीजापुर क्षेत्र है, साइड साइड से घेर लिया है मुगलों ने इसको। अब जो भी राशन पानी इसके अंदर आएगा तो जाहिर सी बात है मुगलों से पूछ के आएगा। तो मुगल क्या करते हैं, जो भी सामग्री होती है, खाद्य सामग्री, जल, फल फ्रूट जो भी है, उस सबको आने नहीं देते, उन सारी सुविधाओं को रोक देते हैं। 18 महीने तक मुगल बीजापुर को घेर के रखते हैं। सोचो कितना लंबा युद्ध चला होगा, 18 महीने तक सिर्फ बीजापुर को घेर के रखते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ आप ये भी देखो कि ये जो बीजापुर है, बीजापुर के पास मतलब इतनी खाद्य सामग्री है, इतना कुछ है कि वो 18 महीने बिना अपने क्षेत्र से बाहर निकले अपने आप को मतलब वहाँ पे सुरक्षित रखते हैं। तो 18 महीने तक मुगल बीजापुर को घेरते हैं। जब बीजापुर में खाद्य सामग्री की कमी होती है ना, तब वहाँ के लोग जाते हैं बीजापुर के सुल्तान के पास, सिकंदर आदिल शाह के पास। तो बोलते हैं कि ये देखो ऐसा हो रहा है, हमारे पास खाने के लिए कुछ है नहीं, वट जो भी वो लोग बोलते होंगे। तो इस टाइम पर सिकंदर आदिल शाह क्या करता है? सिकंदर आदिल शाह आत्मसमर्पण कर देता है। सिकंदर को दौलताबाद के दुर्ग में कैद कर लिया जाता है और बीजापुर में आदिल शाही वंश का अंत हो जाता है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, सिकंदर आदिल शाह जो है सिर्फ और सिर्फ 1672 में 4 साल के होते हैं। 1672 ऐसी डेट ऑफ बर्थ इनकी, 1672 में सिर्फ 4 साल के होते हैं। अब यहाँ पे आ गया 85, तो 85 5 और यहाँ से 8 8 5 ये हो गया 13, है ना। तो ज़्यादा उम्र के नहीं होते, ये 13 या 14 उम्र के ही होते हैं। कौन होता है? ये सिकंदर आदिल शाह। तो जाहिर सी बात है कि 13 साल का जब वो बच्चा ही हुआ एक टाइप से, वो कैसे युद्ध करेगा। तो उनको जो है वो मतलब कैद कर लेते हैं दौलताबाद के दुर्ग में, और 13 साल का वो होता है। तो 13 साल की उम्र में उनकी शादी वगैरह भी नहीं हुई होती है। अब जब उनकी शादी नहीं हुई होगी तो जाहिर सी बात है कोई उनका पुत्र नहीं होगा। अगर कोई पुत्र नहीं होगा तो कोई उत्तराधिकारी नहीं बनेगा। तो यहीं से सिकंदर आदिल शाह से आदिल शाही वंश का अंत हो जाता है और बीजापुर का विलय जो होता है मुगल क्षेत्र में हो जाता है। तो आई होप आपको प्रॉपरली बीजापुर के बारे में समझ में आया होगा। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या टेलीग्राम पे डिस्कशन ग्रुप है, उसकी लिंक भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगी। वहाँ से जाके आप हमारे चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट जो नोट्स हैं वो आप वहाँ से ले सकते हैं। साथ ही कोई डाउट वगैरह तो वो भी क्लियर कर सकते हैं।
और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।